So, and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Jammu, Jaipur. Students, today I will explain you about the very important part of your balance of payments, which is the accounting sense of calculation and the operational sense of calculation of your balance of payments. आज हम भुगतान शेष को गणना करने के अकाउंटिंग सेंस और ऑपरेशनल सेंस में अंतर को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भुगतान शेष के परिभाषा, विशेषताएं और अकाउंट्स के बारे में बताया था। We have discussed about the two accounts of your balance of payment, that is current account and capital account, and the causes of disequilibrium arising and the remedies to correct the disequilibrium. हमने भुगतान शेष में उत्पन्न होने वाले असंतुलन को पढ़ा एवं भुगतान शेष को में उत्पन्न हुए असंतुलन को करेक्ट करने के उपाय भी देखे। अब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे इस वीडियो में, जो मैं आपको ये टेबल दे रही हूँ। इसमें आप देखिए कि कैसे अकाउंटिंग सेंस और ऑपरेशनल सेंस में साम्य की अवस्था अलग अलग हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। एक साइड हम क्रेडिट्स लेते हैं, दूसरे साइड हम डेबिट्स लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक्सपोर्ट्स, निर्यात या जो भी हमारी प्राप्तियाँ थी वो हमने एसेट्स के रूप में लिया है और जो भी हमारे भुगतान थे वो हमने लायबिलिटीज़ के रूप में लिया है। फाइनली अगर हम इस टेबल का एंड देखें तो टोटल रिसीट्स जो हैं, कुल प्राप्तियाँ 1000 करोड़ रुपीस में दिखाई गई हैं और कुल भुगतान भी हमें दिख रहे हैं 1000 करोड़ रुपीस। तो ये एक संतुलन की अवस्था दिख रही है, जिसे हम कहेंगे कि अकाउंटिंग सेंस में हमारा भुगतान शेष संतुलित अवस्था में है। तो हम कहेंगे द टेबल शोज दैट इन द अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंसेस बिकॉज टोटल रिसीट्स आर इक्वल टू टोटल पेमेंट्स, दैट इज ₹1000 करोड़। बट एनालिसिस ऑफ दिस टेबल रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि ऑपरेशनल सेंस में ये साम्य की अवस्था में नहीं है, और अगर है तो किन्हीं और कारणों से है। तो फर्स्ट देखिए आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या मिला आपको व्यापार संतुलन में देखते हुए? हम इसमें केवल वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात को देखेंगे। तो 550 करोड़ माइनस 800 करोड़ हमने जब किया तो हमने देखा कि हमारा व्यापार संतुलन क्या है? प्रतिकूल है। We are facing a deficit balance of trade situation here. Then अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट, जब हम भुगतान शेष किस में देख रहे हैं? चालू खाते के रूप में, करंट अकाउंट में देख रहे हैं। तो चालू खाते में या करंट अकाउंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? विजिबल ट्रेड को, इनविजिबल ट्रेड को और ट्रांसफर पेमेंट्स को। तो विजिबल ट्रेड में तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया और इनविजिबल ट्रेड में आपका बैलेंस ऑफ सर्विसेज आ गया, और इन ट्रांसफ़र पेमेंट्स में या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में, हस्तांतरण में हम देख रहे हैं सारे के सारे हस्तांतरण, प्राप्तियां और भुगतान आ गए। तो इसमें जब हमने देखा तो व्हाट वी आर सीइंग इज द नेशन इज इनकरिंग अ डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड विच इज़ ऑफ ₹250 करोड़, लेकिन हमें सरप्लस मिल रहा है सेवा भुगतान में, देखिए 100 करोड़ रुपीज़ का, और हमें आधिक्य प्राप्त हो रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में भी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें करंट अकाउंट को, तो हम देखेंगे कि करंट अकाउंट में हमें 130 करोड़ रुपीज़ का डेफिसिट है या घाटा है। फिर देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन कैपिटल अकाउंट शोज अ सरप्लस ऑफ ₹130 करोड़। कैपिटल अकाउंट क्या है? पूंजीगत खाता। इसमें हम विदेशों से हमारे देश में निवेश को शामिल करते हैं, विदेशों से प्राप्त लोन्स या जिन्हें हम ऋण कहते हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकों द्वारा जो भी लेन देन है या हमारे एनआरआईज द्वारा जो हमारे बैंकों में जमाए हैं। तो उसको अगर हमने कैलकुलेट किया पूरा, रिसीट्स को भी और पेमेंट्स को भी, तो हमने देखा कि दिस टेबल इज शोइंग अ सरप्लस ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹130 करोड़। ये 130 करोड़ रुपीज़ का आधिक्य दिखा रहा है। अब अगर बात करें ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो वो हम देख रहे हैं वो बराबर हो जा रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज द सरप्लस बैलेंस ऑफ ₹130 करोड़ ऑन कैपिटल अकाउंट कंपनसेट्स डेफिसिट बैलेंस ऑफ ₹130 करोड़ ऑन योर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट।
अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि जो पूंजीगत खाते में 130 करोड़ रुपीस का आधिक्य था, उसने बैलेंस कर दिया, साम्य में ला दिया चालू खाते में जो 130 करोड़ रुपीस का घाटा था। अब ये प्रश्न उठता है कि फ्रॉम वेयर हैज़ द रुपीज 130 करोड़ सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट एमर्ज्ड। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, पूंजीगत खाते में जो तीनों कैटेगरीज है उनमें से। इनफैक्ट रुपीज 130 करोड़ मे हैव बीन रिसीव्ड थ्रू फॉरेन लोन्स। इनफैक्ट that case, the surplus of capital account actually reflects our indebtedness, not a sound financial status. इस अवस्था में अगर हम देखें तो ये हमारे देश के ऋणी होने की अवस्था को दिखा रहा है, हमारे देश की सुदृढ़ फाइनेंशियल सिचुएशन को नहीं शो कर रहा। फिर इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको पूरे 6 के 6 बैलेंसेस को एक्सप्लेन किया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बैलेंस ऑफ सर्विसेज को, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स को, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन कैपिटल अकाउंट। तो फाइनली ओवरऑल रूप में हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में लास्ट में बैलेंस्ड हो जाता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है उन दोनों को भी इंडिविजुअली बैलेंस्ड होना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सूचक बने वो। तो आप इसको भी समझिए और इसके नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करूँगी।